देवीलाल ने विधानसभा में इस्तीफा मुंह पे मार के मैदान में आए थे। अगर ये चौधरी देवीलाल के असल वंशज हैं और चौधरी देवीलाल की सच्ची कदर करते हैं तो आज खट्टर के मुंह पे इस्तीफा मार के मैदान में आ जाना चाहिए था। ये तो देवीलाल का फोटो दिखा करके लोगों को मूर्ख बना करके वोट ले गए। अगर चौधरी देवीलाल का फोटो दिखा करके ये मैदान में नहीं जाते, इनको कोई 10 वोट देने वाला नहीं था। इनमें का नहीं होता क्या? ये रही बात योगेश्वर से, हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर भारतीय जनता पार्टी किसानों की दुश्मन है और योगेश्वर भी कहीं न कहीं किसानों का घी दूध खा के पहलवान बनया है। समझ गए ना? उनके अंदर भी किसानों का खून है। एक एमएलए के लालच में आकर के उसने खुद ही बैठ जाना चाहिए, मैं इतनी गंदी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ता। और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं, ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले आपके सामने लेकर के आने का प्रयास करते हैं। भाई, हरियाणा की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो दिन प्रतिदिन तेज तो होती जा रही थी, लेकिन अभी वो चरम सीमा पर है। क्यों है? क्योंकि कल का जो दिन है वो लास्ट है। प्रचार प्रसार कोई भी पार्टी कल 6 बजे के बाद नहीं कर सकती है। आज बड़ौदा के अंदर जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो जनसभा थी वो एक रैली में तब्दील हुई है। बहुत भारी संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचे थे। इस समय हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है सुरेश कोथ जी। इससे पहले बताना चाहूँगा कि किसानों की एक आवाज़ उठा रहे थे, उस टाइम पर भी काफ़ी वीडियो वायरल हुई थी सुरेश जी की। सुरेश जी राम राम। राम राम जी। और जी कैसे हैं जी आप? ठीक, बिल्कुल जी। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि आज की जो आपका जो शक्ति प्रदर्शन था बड़ौदा के अंदर, क्या लगा उसको देख करके? जो पिछली बार लगभग 3,500 जो वोट आई थी, अब की बार कहाँ देखते हैं पार्टी को आप बड़ौदा के? देखिए, आज हमने हल्का सत्र की रैली करी जो बहुत ही कामयाब रैली रही जी। उसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे मुख्य वक्ता थे। आम जनता ने 2-3 बातें समझ करके दोबारा इंडियन नेशनल लोकदल में विश्वास व्यक्त किया है जी। एक पिछले दिनों जो हमारे बीच से ही निकल करके कुछ साथी गए थे, उनका चेहरा पब्लिक के सामने बेनकाब हो गया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो किसानों को मारने पर तुली हुई है, 3 कानून उन्होंने पहले ही किसान विरोधी बना दिए थे। एक कानून अभी लेकर के आए हैं जो किसानों को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित करने वाला कानून है, उसको लेकर। और दूसरी बात है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विपक्ष के नेता हैं, जो वो किसानों को बचाने के लिए कहीं लड़ाई लड़ रहे, क्योंकि 2012 के अंदर ये जो कानून आज भारतीय जनता पार्टी ने पास किया, 2012 के अंदर यही ड्राफ्ट कांग्रेस पार्टी लेकर के आ रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। उसमें हमारे प्रदेश से सांसद होते थे भाई दीपेंद्र हुड्डा, वो बिल के समर्थन में बोलते हुए कहते हैं कि आड़ती लिहाज में पैसा नहीं देता, आड़ती ब्याज पे पैसा देता। आड़ती और किसान की भाईचारा तोड़ने की उसमें वो बात करते थे। आज वो नकली आंसू बहा रहे हैं। किसान जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं ये सारी उद्योगपतियों की गुलाम पार्टियां हैं। इसलिए हरियाणा प्रदेश का किसान आज इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ ही देखता है, इसमें ही अपनी उम्मीद देखता है। इसलिए आज हमारी रैली हल्का सत्र की होते हुए बहुत बड़ी रैली में तब्दील होगी। बिल्कुल सुरेश जी, आप कह रहे हैं कि किसानों के विरोध में 3 अध्यादेश, जब इसके बारे में मुख्यमंत्री जी से बातचीत की या कृषि मंत्री से बात की तो उनका कहना है कि नहीं, ये किसानों के हितों के लिए है। ये तो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और कांग्रेस पार्टी किसानों को बरगलाने का जो कार्य वो कर रही है। ऐसी बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ौदा उपचुनाव के अंदर किसानों को हम समझाएंगे, उनको बताएंगे और MSP पर फसल खरीदी जा रही है। ऐसी बातें कर रही है बीजेपी सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, जो झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, इसलिए वो अपने आदत से बाज नहीं आ रहे। प्राइवेट मंडी की जहां बात है, 2006 में बिहार के अंदर प्राइवेट मंडियां की गई थी। वहां जाकर के किसान का हाल देखिए, कितनी फसल MSP पर बिकती है, कितनी फसल बाहर बिकती है। भारतवर्ष के अंदर में किसानों की मात्र 6% की फसल वो है जो MSP पर बिकती है। 94% किसान आज भी MSP से वंचित है। और भारतवर्ष के अंदर हजारों किस्म की फसलें उगाई जाती हैं। हमारा विशाल देश होने का नाते, अलग अलग जलवायु होने के नाते, अलग अलग प्रदेशों की कंडीशन होने के नाते हजारों किस्म की फसलें हैं।
मात्र 23 फसलों का एमएसपी तय होता है। आपके सब्जी का एमएसपी नहीं होता, आपका फल फ्रूट का एमएसपी नहीं होता, आपका मेवा का एमएसपी नहीं होता, आपका मसाले का एमएसपी नहीं होता, बहुत सी फसलों का हमारा एमएसपी नहीं होता। इसलिए जिन फसलों का एमएसपी होता है वो भी ज़्यादातर फसलें हरियाणा और पंजाब में उगाई जाती है। या धान और गेहूं का क्षेत्र है, यहाँ एमएसपी फसल बिकती है। वो भी सर छोटू राम ने अगर 39 के अंदर किसान को तोल और मोल का अगर अधिकार ना दिया होता, अगर मंडी एक्ट कानून पास ना किया होता, तो आज हरियाणा पंजाब के अंदर इतनी विकसित मंडियां नहीं होती। आज हरियाणा पंजाब के किसान को वो एमएसपी नहीं मिल रहा होता। रही भारतीय जनता पार्टी के साथियों की बात, वो कहते हैं एमएसपी बिक रही है, तो किसान मांगता क्या था? किसान यही मांगता था कि किसान की फसल मंडी में बिके, खेत में बिके, घर में बिके, खलिहान में बिके, एमएसपी पर से कम नहीं बिकनी चाहिए। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़े आत्मविश्वास के साथ ये कहा है, यदि किसानों के अहित की बात हुई, किसानों को कुछ भी दुख देखना पड़ा अध्यादेश को लेकर के, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, सारी उम्र राजनीति नहीं करूंगा। इतना बड़ा ऐलान फिर कैसे कर दिया सर उन्होंने? देखिए, मनोहर लाल खट्टर जी ने कल ही इस्तीफा दे देना चाहिए था अगर उनकी नीयत साफ होती। मैं 2-3 बातें किसानों के मामले ही बताऊंगा। मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा था कि धान मत बीजिए, मक्का बीजिए, मैं आपको 7,000 प्रति एकड़ किसान को दूंगा। मिला किसी को? मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि मैं 200 रुपये पर बोनस दूंगा गेहूं के ऊपर। मिला किसी को? मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि जिस समय हमारे ऊपर पराली का एनजीटी ने प्रतिबंध लगाया था, उसने कहा था मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के धान के किसान को मशीनें दूंगा जो कि धान का जो फूसा होता है उसको बिल्कुल छोटे टुकड़े बढ़ाकर जमीन में मिला दिया किसी को? मनोहर लाल खट्टर प्योर किसान विरोधी है, था और रहेगा। इसने किसानों से कोई लेना देना नहीं। रही इस्तीफे की बात 50 बार कह चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर ईमानदारी से कहता हो, मैं सुरेश कोथ बोलता हूं, मेरे को अच्छी तरह जानते हैं, किसान नेता की हैसियत से पूरा प्रदेश जानता है। मैं मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा प्रदेश की सभी मंडियों में चैलेंज करता हूं, कितनी फसलें खरीदते आप बताइए। मक्का इन्होंने खुद भिजवाया था, मक्के का रेट कितना है? बिकती 1200 है। बाजरा आज वो लिमिट है बाजरे के ऊपर, कहते इतने क्विंटल लेंगे, 1 किलो भी ज्यादा होता है उसको वापिस कर देते हैं। आज चौथा हिस्सा मक्के बाजरे का नहीं बिक रहा। आज धान की माटी पिटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी और किसानों से कोई लेना देना नहीं। हमारी बनास्पति की जितनी वैरायटियां हरियाणा के अंदर बीजी जाती थी, उनके बदले में तेल ईरान से आता था, इराक से आता था, सारे सऊदी अरब से आता था। अरब के देशों से इन्होंने बिगाड़ करके, अमेरिका के पिट्ठू बन करके उनके साथ तेल से समझौता तोड़ लिया। आज हमारी एमएसपी की, हमारी ये जो बनास्पति की जितने हैं, चाहे 1509 है, चाहे 1121 है, चाहे प्योर बनास्पति है, सारी की सारी फसलें मिट्टी पलीत हो रही। जो धान 4000 रुपये बिकता था, आज हमारा 1500 रुपये बिक रहा है। मनोहर लाल खट्टर किसानों को क्यों मार रहे हो? क्यों बेवकूफ बनाने पुतले हुए हैं? मनोहर लाल खट्टर को मैं चैलेंज करता हूं, हमारे नेता के सामने बैठ करके साबित करके दिखाएं, साबित करके दिखाएं, सीधी डिबेट करके। हमारे किसी भी कार्यकर्ता से हम साबित करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, क्योंकि वो जितनी फसलें एमएसपी में नहीं बिकती, वो कोई भी फसल जो सरकार नहीं खरीदती, कौन सी फसल एमएसपी बिकती है? नया कानून और फिर बनाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से किसानों को लेकर के। यदि कोई भी किसान अपनी जो धान की जो अवशेष बचते हैं, जो उसको यदि जलाएगा पराली को, तो उसको 1 करोड़ का जुर्माना और 5 साल की सजा होगी। सुनने में आपको ऐसा? सुनने में भी आया है, उस कानून के बारे में मैंने पढ़ा भी जी। एसी रूम में बैठ करके किसी के ऊपर भी कोई चीज लिख देना, कहां तक हमारी जमीन का रेट दूर दराज के इलाकों में 10 लाख रुपए किला है, बिल्कुल, और उसका अगर कोई चौथा हिस्सा कोई पराली वो कर रहा है और वो उसने फूंक दी, कहते 1 करोड़ जुर्माना होगा। 2.5 लाख की जमीन है, 1 करोड़ जुर्माना होगा। किसी ने कह दिया जरूर, मैं बताता हूं इसके जड़ में क्या है। बिल्कुल, पहले 1 लाख रुपए जुर्माना होता था हरियाणा और पंजाब के अंदर। एनजीटी ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था, उसके अगेंस्ट में किसानों ने हमने कोर्ट के अंदर पीआईएल दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि सरकारों की गलत नीतियों की वजह से किसान को पराली फूकनी पड़ती है। और मैं आपको बताता हूं मात्र 8% प्रदूषण दिल्ली के अंदर हरियाणा और पंजाब के किसान की पराली की वजह से जाता है। 92% प्रदूषण दिल्ली का अपना खुद का है। वो मूर्ख बनाते हैं लोगों को,
खुद आप कहीं भी जाकर के देखें कितना ट्रैफिक है वहाँ, कितनी इंडस्ट्री लगी हुई है। 23% प्रदूषण आपका उनका इंडस्ट्री का है, 24% प्रदूषण उनका ट्रैफिक का है। उनके कितने बड़े बड़े गंदगी के ढेर हैं, 24 घंटे सुलगते रहते हैं। उनके बारे में तो उन्होंने सोचना नहीं, कुछ किसान को कह देते हैं। पाकिस्तान के पंजाब से भी प्रदूषण आता है दिल्ली के अंदर, एक रिपोर्ट में हमने पढ़ी थी, 2.5% प्रदूषण पाकिस्तान से आता है। ले लो ना, उसका क्या कर लोगे? कहते कि 1 करोड़ रुपये, अरे सीधा फांसी दे दो ना, किसान को गोली मार दो, और इससे फालतू तो कुछ बचा हुआ नहीं। उनको जो अध्यादेश बनाने वाले, जो बिल बनाने वाले हैं, उनको आप सीधे बोल सकते हैं, हरियाणा और पंजाब का किसान जब तक इनकी सरकारें इस किस्म की मशीन मुहैया नहीं करवाएगी, चाहे फांसी तोड़ दियो या पराली जलेगी जलेगी जलेगी, कोई रोक ही नहीं सकता। मजबूर है किसान पराली जलाने के लिए, क्योंकि किसान के पास इतनी आमदनी, इन 5,000 रुपये प्रति एकड़ पराली का प्रबंध करने में लगते हैं। कहां से लगाएगा किसान? किसान पहले ही घाटे में चले हुआ है, आत्महत्या करने पर मजबूर है कर्ज के नीचे दब के। ये लोग एसी रूम में बैठ करके कुछ भी बिल बना देते हैं, कुछ भी वास्तविक स्थिति के बारे में जानते ही नहीं। 1 करोड़ रुपये किसान को अपनी पूरी जिंदगी, वो पैदा होता है और मर ही जाता है, उसमें 1 करोड़ रुपये दर्शन नहीं होते। वो कहते 1 करोड़ रुपये जुर्माना लेंगे, कहाँ से लेंगे? गोली मरवा सकते हैं, फांसी तुड़वा सकते हैं, 1 करोड़ रुपये किसान के पास नहीं है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, अभी बात करते हैं बड़ौदा के अंदर जो उपचुनाव होने जा रहा है। बीजेपी की रैलियां भी लगातार कई दिनों से हम कवरेज कर रहे हैं, और आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो रैली है उसको भी कवरेज किया है। वहाँ पर भी देखा कि देवीलाल की नीतियों का बार बार कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की लहर चलेगी, साथ में जोड़ दिया गया है, क्योंकि गठबंधन से चुनावी मैदान में प्रत्याशी योगेश्वर दत्त है। देवीलाल जी का भी वहाँ पर तस्वीर भी दिखती है, उनकी नीतियों का भी कहा जाता है कि उनकी नीतियों पर चल करके पार्टी का जो यहाँ पर प्रत्याशी है वो काम करेगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देवीलाल का मैं पड़पोता हूँ, इसलिए आप हमारे जो प्रत्याशी है, साझा प्रत्याशी, उसको वोट दें। आज यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की रैली में भी कहा जा रहा था कि देवीलाल जी की जो नीतियाँ हैं वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में कार्यकर्ता जो उसके असली जो नीतियों पर चलने वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? वो उस तरफ जाएंगे या फिर इस तरफ जाएंगे? देवीलाल के घर में पैदा होने से जी कोई देवीलाल का वंशज नहीं बन जाता। जी हाँ, देवीलाल का पड़पोता जरूर है दुष्यंत, मगर रही बात देवीलाल की नीतियों पर चलने की, देवीलाल राजनेता कम थे, किसान नेता ज्यादा थे। देवीलाल की आप पूरी जीवनी पढ़िए, उनके संघर्ष देखिए, शुरू से लेकर के आखिरी, चाहे मुजाहरा आंदोलन रहा हो, चाहे भाव का आंदोलन रहा हो, चाहे जल का अपना SYL का जल का आंदोलन रहा हो, या किसान के भाव की कर्जे के लिए कर्जा माफी जैसे आंदोलन चलाए हो, देवीलाल जी किसान नेता ज्यादा थे। और आज भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठ कर के दुष्यंत ने देवीलाल जी के ऊपर कलंक लगाया, उनको नीतियों को बेचने का काम किया है। चौधरी देवीलाल तो एक वो पुरुष थे, मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूँ। सेंटर के अंदर देसाई जी की सरकार थी, उसमें चौधरी चरण सिंह जी मिनिस्टर होते थे, और गन्ना किसानों के खिलाफ एक कानून लेकर के आए। चौधरी चरण सिंह जी की थे, उन्होंने फौरन इस्तीफा दे दिया सरकार से, और चौधरी देवीलाल से आकर के मिलकर के कहने लगे कि ये जो प्राइवेट मिलें लगा रहे हैं गन्ना के, वो पूरी तरह प्राइवेट करने जा रहे हैं, इसका किसान से कोई वास्ता नहीं रहेगा। ये मिल वाले किसानों का गन्ना खरीदेंगे, पेमेंट देंगे ना देंगे सरकार के कंट्रोल में नहीं होगी। इस किस्म का एक बिल था। उसमें उन्होंने चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के ऊपर एक रैली रखी, और रैली के अंदर चौधरी देवीलाल ने उसका समर्थन किया। 1978 की बात है ये। चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा होते थे उस समय के। देसाई ने, प्रधानमंत्री जी ने उनको बुलाया, कहा चौधरी देवीलाल जी आप सरकार के मंत्री हैं, हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, आप उस रैली में मत जाइए। उन्होंने कहा था मैं मुख्यमंत्री पैदा नहीं हुआ था, आज मुख्यमंत्री हूं, मरूंगा उस समय मुख्यमंत्री होगा ना होगा ये कोई गारंटी नहीं, मगर मैं किसान के घर में पैदा हुआ था कि आज भी किसान हूं, और जिस दिन मरूंगा उस दिन भी किसान रहूंगा। मैं किसान हूं तो किसान रैली में जाऊंगा। वो तो होते थे चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल अगर किसान के बारे में एक शब्द भी कोई बोलता था उस समय इस्तीफा दे देते थे। याद करिए, एक बार समझौता हुआ था, राजीव लोंगेवाल समझौता, हमारा जब पानी का बंटवारा पंजाब को ज्यादा हिस्सा दे दिया गया था, चौधरी देवीलाल ने विधानसभा में इस्तीफा मुंह पे मार के मैदान में आए थे। अगर ये चौधरी देवीलाल के असल वंशज हैं और चौधरी देवीलाल की सच्ची कदर करते हैं
तो आज खट्टर के मुंह पे इस्तीफा मार के मैदान में आ जाना चाहिए था। ये तो देवीलाल का फोटो दिखा करके लोगों को मूर्ख बना करके वोट ले गए। अगर चौधरी देवीलाल का फोटो दिखा करके ये मैदान में नहीं जाते, इनको कोई 10 वोट देने वाला नहीं था। इनमें हिम्मत है तो अपने नाम पे वोट मांग के दिखाएं। चौधरी देवीलाल एक किसान नेता थे, मैं पहले कह चुका हूं, और ये किसान विरोधी सरकार में बैठे हैं। इनका और देवीलाल का कोई लेना देना नहीं। हम देवीलाल के सच्चे अनुयायी थे, हैं और रहेंगे। राजनीति से अलग उठ करके हम किसानों के लिए भी लड़ते हैं। हम हैं असली वंशज। अगर सर छोटू राम की बात करें, उनके अलग असल वंशज हम हैं। वीरेंद्र सिंह कहता है मैं छोटू राम का नाती हूं, उसका बेटा सांसद है हिसार से और बिल के ऊपर साइन करके आता है और उस कानून को निरस्त करवाने में मदद करता है जो सर छोटू राम ने 1939 में हरियाणा और उस समय पंजाब होता था, हरियाणा पंजाब, पूरे के पूरे पंजाब का के अंदर एक्ट लेकर के आए थे। किसान को तोल और मोल का की गारंटी दी थी। किसान को मंडी एक्ट बना करके मंडियों के अंदर मंडी सुपरवाइजर बिठाए थे। किसान कोई भी अनाज लेकर के जाएगा, सबसे पहले लिखेगा ये अनाज किसका आया, कौन किसान है, कितना अनाज लेकर के आया। फिर तो जब बोली होगी तब मंडी सुपरवाइजर आएगा कि अनाज किस भाव में, क्या तोल और मोल की गारंटी मिलती थी हमें। ये सर छोटू राम ने कानून बनाया था। आज उस कानून को निरस्त करवाने पर साइन करता है वीरेंद्र सिंह का लड़का, कहता है हमें छोटू राम के वंशज है। ये उनके नाम पर रोटियां खाने वाले लोग हैं, हमारे महापुरुषों को बदनाम करने वाले लोग हैं। चलो जी, सुरेश कोच जी एक लास्ट पर्सन है जो बीजेपी की हर रैली में बोला जाता है। मुख्यमंत्री के द्वारा भी जितने दिग्गज नेता है वो ये बात कहते हैं कि यदि आप योगेश्वर दत्त को यहाँ से जिता देते हैं तो प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक उसकी जान पहचान है, विश्वविख्यात पहलवान है, पूरे देश का नाम रोशन किया है। यदि आप उनको जिता देते हैं, बड़ौदा हल्के वासियों से वो अपील करते हैं, वो आपकी समस्या को प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक ले जाएगा। और यदि आप किसी और को यहाँ से जिता देते हैं, भी कांग्रेस पार्टी को या इनेलो को, तो वो केवल विपक्ष में बैठ करके कुछ नहीं, केवल अपने 4 साल वो केवल पूरे करेगा। तो क्या ये आपका यदि प्रत्याशी जो जोगेंद्र मलिक है वो जीत जाएगा तो फिर को क्या कराएगा सर? वो विपक्ष में तो बैठा रहेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये साधारण चुनाव नहीं है जी। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर किसानों का आंदोलन चला हुआ है। जी जी। किसानों के खिलाफ जो ये कानून बनाकर लेकर के आए, उनके खिलाफ आंदोलन चला हुआ है। बिल्कुल। ये चुनाव पूरे भारतवर्ष के, हरियाणा प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष की किसानों की किस्मत तय करेगा। किसान को बचेगा या मरेगा। अगर भारतीय बड़ौदा का हर वोटर इतना समझदार है, आज पूरे भारतवर्ष के किसान की इज्जत बड़ौदा के वोटरों के ऊपर निर्भर है। हरियाणा प्रदेश के किसानों की इज्जत, आन बान शान बड़ौदा के वोटरों को पर निर्भर है। एक एमएलए मात्र कोई ज्यादा अहमियत नहीं रखता, मगर सच्चाई ये है अगर आज भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन के अंदर जीत जाती है तो वो लोग कहेंगे कि किसान तो भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं, क्योंकि बड़ौदा जो है पूरा का पूरा किसानों का हल्का है। और ये जो आंदोलन चल रहा है किसान नहीं चला रहे, ये इनेलो वाले या कांग्रेस वाले लोग चला रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से हार जाता है तो सीधा सीधा चैलेंज आएगा, किसानों ने हरा दिया। इसलिए रही बात हिस्से की, मुख्यमंत्री सबका होता है। मुख्यमंत्री से मेरी प्रार्थना है कृपया बड़ौदा वालों को प्रेशर में दे करके वोट दबाव डाल के वोट ना लें, काम करके वोट लेके दिखाए ना। हिस्सा 4 साल हिस्सा करो, क्यों मुख्यमंत्री प्रदेश का नहीं होता क्या? ये रही बात योगेश्वर से, हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर भारतीय जनता पार्टी किसानों की दुश्मन है और योगेश्वर भी कहीं न कहीं किसानों का घी दूध खा के पहलवान बना है। समझ गए ना? उनके अंदर भी किसानों का खून है। एक एमएलए के लालच में आकर के उसने खुद ही बैठ जाना चाहिए, मैं इतनी गंदी पार्टी से इलेक्शन नहीं लड़ता। सच्चाई तो ये है, मगर भाई लालच में आ गया, उसकी मर्जी। भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ से हार जाती है तो आप समझिए किसानों का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। बड़ौदा हल्का ये आंदोलन कमजोर नहीं पड़ने देगा। बड़ौदा का किसान बड़ा समझदार है। बिल्कुल। चलो भाई, ये थे हमारे साथ सुरेश कोच जी, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के वरिष्ठ नेता है। हिसार लोकसभा से भी चुनाव लड़ा था दुष्यंत चौटाला के खिलाफ इन्होंने। वो तमाम जानकारियाँ बड़ौदा चुनाव को लेकर के लगातार आप सभी के सामने लेकर के आ रहे हैं। भाई हर पार्टी
चाहे इनेलो की बात करें, इनेलो भी बार बार करे कि ये देवीलाल का गढ़ रहा है लगातार कई सालों से, 30-35 सालों तक यहाँ पर जो विधायक वो इनेलो पार्टी का रहा है। हुड्डा भी कह रहा है कि ये मेरा गढ़ नहीं, ये मेरा घर है। और भाई बीजेपी जो 6 सालों तक हरियाणा के अंदर जिसकी सरकार है वो कह रही है कि दोबारा से फिर हमारी जो सरकार है 4 साल का जो राज है इसमें साझा डालो, कुछ काम हो जाएगा। तो लोगों की अलग अलग नीतियाँ, हर पार्टी की अलग अलग विचारधारा है। सुरेश जी, लास्ट में ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से क्या आप संदेश पहुँचाना चाहेंगे बड़ौदा की जनता को? मेरी बड़ौदा वासियों से एक हाथ जोड़ करके प्रार्थना है जी, आज पूरे देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के किसान का, मजदूर का भविष्य आपके हाथ में है। कृपया करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त करवाएं ताकि पूरे देश के किसान को बचाया जा सके, पूरे देश के किसान का आंदोलन को आप बल मिले। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। चलिए, तो ग्राउंड मीडिया की इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।